नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन के बारे में। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हम उनकी जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। सबसे पहले एक पल के लिए इस भारी विरोधाभास की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो बचपन है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद लेनिनग्राड की भयंकर गरीबी में बीता, एक छोटे से सीलन भरे कमरे में जहां वो चूहों का शिकार किया करते थे। और दूसरी तरफ है उनका आज, जहां कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उनके पास $150 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति और दर्जनों आलीशान महलों का नियंत्रण है। मतलब ये बदलाव सच में हैरान कर देने वाला है ना। इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। गरीबी से लेकर सत्ता तक का उनका सफर, केजीबी की भट्टी में उनका तपना, क्रेमलिन पर उनका पूरा कब्जा, उनकी रहस्यमयी दौलत से जुड़ी अफवाहें और अंत में दुनिया भर में उनकी वो विरासत जिस पर हमेशा बहस होती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, लेनिनग्राद की उन तंग गलियों से जहां से इस सफर की असल शुरुआत हुई थी। बचपन की एक बहुत ही आम सी घटना ने उनकी सोच पर बहुत गहरा असर डाला था। एक बार उस तंग घर की सीढ़ियों पर उन्होंने एक खतरनाक चूहे को कोने में घेर लिया। जब उस चूहे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने पलटकर सीधा उन पर ही छलांग लगा दी। इस एक वाक्य ने उनके भीतर जिंदगी भर का एक फलसफा गढ़ दिया। अगर आप किसी को डराएंगे या पूरी तरह से घेर लेंगे तो वो पीछे हटने के बजाय अपनी पूरी ताकत से पलटवार करेगा। और यही पलटवार करने की सोच उन्हें जूडो की तरफ ले गई। उस दुबले पतले लड़के के लिए जूडो सिर्फ एक खेल या शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा माइंडसेट था। सामने वाले की ताकत और उसकी गति को उसी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक ऐसी सटीक रणनीति थी जिसे उन्होंने आगे चलकर ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी खूब आजमाया। अब आगे बढ़ते हैं उनके जीवन के दूसरे सबसे अहम पड़ाव पर, जब वो खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट बने। दिलचस्प बात यह है कि जासूसी फिल्मों से प्रभावित होकर वो महज टीनेज में ही केजीबी के दफ्तर पहुंच गए थे, जहां उनसे कहा गया कि पहले लॉ की डिग्री पूरी करके आओ, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। जासूस बनने का वो जुनून कुछ इस तरह परवान चढ़ा। 1975 में उन्होंने आखिरकार केजीबी ज्वाइन कर ही लिया। फिर 1985 में उन्हें पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में तैनात कर दिया गया, जहां उनका काम असंतुष्ट लोगों पर नजर रखना था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उनके आसपास की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना और फिर 1991 में पूरे सोवियत संघ का बिखर जाना। 1989 का वो एक पल उनके लिए बहुत निर्णायक था। जरा सोचिए, बर्लिन की दीवार गिर चुकी है, ड्रेसडेन में केजीबी दफ्तर के बाहर एक बहुत बड़ी गुस्साई भीड़ खड़ी है और मॉस्को से कोई सैन्य मदद नहीं आ रही है। ऐसे में वो बिल्कुल अकेले बाहर निकले और भीड़ से बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा कि अंदर हथियारबंद जवान हैं। वो महज एक चकमा था, लेकिन कमाल की बात है कि भीड़ सच में पीछे हट गई और उन्हें अहम दस्तावेजों को जलाने का पूरा वक्त मिल गया ताकि वो विरोधियों के हाथ ना लगें। अपने सामने अपने ही देश के उस विशाल सिस्टम को यूं ताश के पत्तों की तरह बिखरते देखना उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इसीलिए वो 1991 में सोवियत संघ के पतन को 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी कहते हैं। इसी दर्द ने शायद उनके अंदर भविष्य की उन बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की नींव रखी। इसके बाद आता है हमारा तीसरा अध्याय, क्रेमलिन पर कब्जा। 90 के दशक में एक कमजोर राष्ट्रपति के एडवाइजर से लेकर देश का सबसे बड़ा और ताकतवर नेता बनने की ये कहानी वाकई बेहद तेज और अचूक रही है। सत्ता पर उनकी पकड़ की रणनीति किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। 2000 में वो सीधे राष्ट्रपति बने। फिर जब 2008 में संविधान ने उन्हें लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से रोका तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से एक करीबी को राष्ट्रपति बनाकर खुद प्रधानमंत्री का पद ले लिया। और अब तो संविधान में ऐसे बदलाव हो चुके हैं कि वो संभावित रूप से 2036 तक सत्ता पर काबिज रह सकते हैं। लेकिन उनकी इस रातों रात बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था उनका सख्त रवैया। जब चेचेनिया संकट के वक्त रूस के अपार्टमेंट्स में बम धमाके हुए तो उनकी सैन्य प्रतिक्रिया बेहद निर्मम थी। उन्होंने टेलीविजन पर आकर बहुत ही सख्त लहजे में कहा था कि वो दुश्मनों को टॉयलेट में भी ढूंढकर मारेंगे। इस एक कड़े बयान ने उन्हें देश में एक मजबूत और निडर नेता के रूप में स्थापित कर दिया। पूरी तरह से सत्ता हासिल करने के लिए उनके कदम बिल्कुल साफ और व्यवस्थित थे। सबसे पहले तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाकर चरमराती अर्थव्यवस्था को उबारा।
फिर स्वतंत्र मीडिया चैनलों पर अपनी पकड़ मजबूत की और अंत में उन अमीर व्यापारियों यानी ओलिगार्क्स को पूरी तरह से किनारे कर दिया या देश से निकाल दिया जो उनके लिए चुनौती बन सकते थे। और सच कहें तो जिन लोगों ने भी उनका खुलकर विरोध किया, उनका हश्र काफी भयानक रहा। कई स्वतंत्र रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि उनके विरोधियों को अक्सर गिरफ्तारियों, निर्वासन, जहर दिए जाने या रहस्यमयी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है। चाहे वो निडर पत्रकार अन्ना पोलितकोस्काया की हत्या हो या फिर प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की वो संदिग्ध विमान दुर्घटना। चलिए अब हम उनके जीवन के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दौलत, सीक्रेट्स और वो अंतहीन अफवाहें जो हमेशा चर्चा में रहती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया की नजरों के सामने रहता है, जो इतनी बड़ी पावर रखता है, उसकी अपनी निजी जिंदगी पर इतना सख्त पहरा कैसे हो सकता है? 2014 में अपने तलाक के बाद से उनकी बेटियां मारिया और कटरीना कथित तौर पर अपनी पहचान बदलकर एक आम जिंदगी जी रही हैं। इस परिवार की कोई भी आधिकारिक तस्वीर कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जहां इतनी भारी प्राइवेसी होगी, वहां अफवाहें तो फैलेंगी ही ना। खालीपन भरने के लिए अजीबोगरीब अटकलें लगाई जाती हैं। कभी सुनने में आता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए बॉडी डबल्स यानी हमशक्लों का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ये भी कहा जाता है कि 70 की उम्र पार करने के बाद भी खुद को जवान रखने के लिए वो साइबेरियाई हिरन के सींगों के खून का इंजेक्शन लेते हैं। सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन ये अफवाहें बहुत आम हैं। और फिर बात आती है उस दौलत की जो होश उड़ा दे। एक तरफ वो खुद को एक बहुत ही आम जीवन जीने वाला एक साधारण सा नेता बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वतंत्र दावों की माने तो उनके पास 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति है। जी हां, 150 बिलियन डॉलर्स, जिसमें कथित तौर पर 20 आलीशान महल और 40 से ज्यादा प्राइवेट विमान शामिल बताए जाते हैं। खैर, इन रहस्यों से आगे बढ़कर अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, उनकी वो विरासत जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। और यहां भी उनका वो पुराना केजीबी वाला माइंडसेट ही उनकी विदेश नीति को चलाता हुआ दिखता है। अगर हम उनके सैन्य अभियानों के सिलसिले को देखें तो ये काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। 2008 में जॉर्जिया पर कार्रवाई, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा, 2015 में सीरिया के युद्ध में एंट्री और फिर 2022 में यूक्रेन पर वो फुल स्केल आक्रमण। ये सारे बड़े कदम सीधे तौर पर नाटो के विस्तार को रोकने और रूस के उस महाशक्ति वाले रुतबे को वापस पाने की कोशिश माने जाते हैं। आज दुनिया उन्हें लेकर दो एकदम अलग खेमों में बटी हुई है। एक तरफ उनके भारी समर्थक हैं जो मानते हैं कि उन्होंने 90 के दशक की उस भयंकर उथल-पुथल से रूस को बाहर निकाला, देश में स्थिरता लाई और राष्ट्रीय गौरव को वापस लौटाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का साफ कहना है कि उन्होंने देश को तानाशाही में धकेल दिया है, लोकतंत्र को कुचल दिया है और दुनिया को कई विनाशकारी युद्धों की आग में झोंक दिया है। तो आखिर में हम सबको ये सोचना होगा कि चूहों से भरे एक छोटे से सीलन भरे कमरे से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर पदों तक पहुंचने वाले इस व्यक्ति को इतिहास कैसे याद रखेगा। इतने सारे विरोधाभासों, रहस्यों और विवादों से भरी इस शख्सियत को आने वाले कल की किताबें कैसे आंकेंगी? क्या वो एक तारनहार माने जाएंगे या एक तानाशाह? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर आप भी जरूर विचार कीजिएगा।